Namaskar and welcome to this exciting new episode of Sapthology Debunking Mythology. आज हमारे पास एक बहुत ही असामान्य अतिथि हैं, वेरी पॉपुलर अतिथि जो हमारे साथ is going to speak to us about the history and how he got convinced. He's a doctor and or how he wants to contribute to changing the Indian mindset, challenging mythology. क्योंकि मिथोलॉजी से हमारी आइडेंटिटी खराब होती है, भारतीयों की आइडेंटिटी, और उसमें और सतोलॉजी से हमारी आइडेंटिटी बनती है, क्योंकि इतिहास हमको बताते हैं हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, और पूर्वजों के बारे में वास्तविक रूप से ज्ञान होने से हमारी जो पर्सनैलिटी है वो भी बनती है। जो भारत में जो भी आक्रांत आए थे, जैसे ब्रिटिश आए, इस्लामिस्ट आए, इन्होंने हिस्ट्री को बहुत उससे खिलवाड़ किया, और अभी भी आजकल भारतीय टेक्स्ट बुक्स में वही वर्जन्स आते हैं जो उन लोगों ने लिखवाए थे। जैसे कि आप लोग सुनेंगे कि अकबर बहुत ही महान राजा थे, जबकि असलियत कुछ और है। और उसी प्रकार आप सोचेंगे ताजमहल जो है शाहजहां ने बनाया था, उस पर भी बहुत सारे लोगों की उस पर भी क्वेश्चन आजकल लोग कर रहे हैं। और जो भारत के जो राजा थे, जैसे शिवाजी महाराज, चोला, कृष्णदेव राय और बहुत सारे अनेक राजा थे, उनकी जीवनियां बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती। तो आज हम इन सब बातों में थोड़ा बात करेंगे अपने बहुत ही स्पेशल गेस्ट से, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह। लेट अस वेलकम हिम। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सर। तो आप तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, हड्डियों का फॉलो करते हैं। तो अभी आप किस प्रकार से जो भारत की जो मानसिकता है उस पर आपका क्या विचार है? जो भारतीय इतिहास को गलत तरीके से सिखाया गया है, लोगों की पर्सनालिटी नहीं बनी है उसकी वजह से, और भी डाउट करते हैं। मतलब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे वहाँ की इतिहास को अगर कोई अंग्रेज बोलेगा तो लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, और लेकिन अगर भारतीय उसी इतिहास को बोलेगा उस पर डाउट करते हैं। तो इसके विषय में आप क्या बताना चाहते हो? बिफोर गोइंग ऑन दिस मेंटल स्लेवरी ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, हम थोड़ा सा कोरोना की बात कर लेते हैं। मेरा ही मानना है कि जो अभी ये जो पैंडेमिक फैला है, अगर ये किसी थर्ड नेशंस में फैला होता तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती, और ऐसा हुआ है। लेकिन ये चूंकि वेस्टर्न नेशंस में फैला, वहां से लोगों की मृत्यु हुई, और काफी गंभीर संख्या में, काफी बड़ी संख्या में, तो दिस बिकेम ए पैंडेमिक। अगर आप हिस्ट्री को लेंगे तो पैंडेमिक का तो बड़ा लंबा इतिहास रहा है, लेकिन एक चीज जो ऑब्जर्व की गई है, जो कि मैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट होते हुए भी उसको ऑब्जर्व करता हूँ, लेकिन मेरे दूसरे जो मेडिकल साथी हैं उससे सहमत नहीं होते हैं, कि व्हाई दिस कोरोना इज अफेक्टिंग ओनली इन्फ्लुएंशियल पीपल। जो बड़े वर्ग के लोग हैं, जो साधन संपन्न हैं, जो वेल्दी लोग हैं, इससे अधिक क्यों प्रभावित हुए? पता नहीं आपके यहाँ कैसा हुआ, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है और जो अध्ययन है वो मुझे ये दिख रहा है कि जिनके पास बहुत धन दौलत, प्रेस्टीज, सम्मान नहीं था, वह लोग इस बीमारी से बहुत कम प्रभावित हुए। तो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है? आपके यहाँ क्या ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कोई आंकड़न है नहीं, स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टडीज आई है, आई हैव रेड their papers have been published about the socio-economic status of the people and कोरोना, बट वो काफी कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग ये है कि वो कहीं कह रहे हैं कि पर्टिकुलर रेस इज बीइंग अफेक्टेड, कहीं कह रहे हैं कि लोअर स्टेटा के लोग ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि अपर स्टेटा के लोग ज्यादा कह रहे हैं। देयर आर सेवरल पेपर्स इन द इंटरनेशनल जर्नल, बट माय ऑब्जर्वेशन at my place is that the people belonging to lower strata, lower socioeconomic people, who are particularly the people who are working with the corona patients, like the sweepers and cleaners, and the people who do cremation of the dead bodies,
अभी तक मेरे संज्ञान में, मेरे नॉलेज में, उनको उनसे प्रभावित होने वाले या उनसे मरने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो ऐसा क्यों है? इसका कारण है, अभी भी मेडिकल साइंस इज वेरी कंफ्यूज अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ द कोरोना. They started several formulations for treatment, but nothing was foolproof. सब assumptions पे हुए हैं और कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला कि कौन सी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज बेटर. लेकिन एक चीज जो मेरी समझ में आई है कि फियर फैक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेथ. मेडिकल, जब मैं एमबीबीएस पढ़ रहा था तो वहां पे एक सब्जेक्ट होता है फॉरेंसिक मेडिसिन. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस सब्जेक्ट. फॉरेंसिक मेडिसिन में हमने पढ़ा था कि सांप के काटने से जितने लोगों की मृत्यु होती है उसमें हार्डली 10 या 20% लोग होते हैं जो कि जहरीले सांप के काटने से मरते हैं, बाकी सब भय के कारण मर जाते हैं. तो across the globe, politicians, media and social media created a terror about this death. और टेरर से सबसे ज्यादा कौन फियरफुल होता है? वो होता है जिसके पास सब कुछ है, पाने को पूरा संसार है, is a wealthy, he had a reputation in society, he had children or everything. जो मृत्यु का जो भय होता है उसको कहते हैं अभिनिवेश. हमारे यहाँ कहा गया अभिनिवेश उसको कहते हैं. जैसे उसके पतंजल कहते हैं कि पूरे संसार में दुख के मात्र 5 कारण है: अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा. अविद्या मीन्स जागरूक न होना या एक अलग जागरण का अभाव, और अस्मिता मीन्स आइडेंटिटी, राग और द्वेष मीन्स लाइक एंड डिसलाइक, एंड अभिनिवेशा मीन्स व्हाट एवर वी हैव उसको खोने का भय, मृत्यु का भय इतना बड़ा होता है. That's why the people who were rich, who were affluent, they got affected in a major number in comparison to the people who are exposed to the disease and they live in a crowded place, but they didn't got complications of this disease, which is known as the COVID-19. तो आपने बहुत ही अच्छी, आई थिंक आपने नया दृष्टिकोण डाला है, न्यू व्यू पॉइंट है, दैट दिस इज योर गुड एनालिसिस. अब अगर हम इसमें थोड़ा रिसर्च करें अगर, तो दुनिया में जितने भी इस प्रकार की महामारी आई है, पेंडेमिक आई है, वो सभी स्लॉटर हाउसेस से आई है. 1492 के बाद यूरोपियन स्लॉटर हाउसेस से पूरी की पूरी साउथ अमेरिकन पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई. एंशिएंट कल्चर्स गॉट वाइप्ड आउट. उसको बड़ा सुंदर सा नाम दिया कोलंबियन एक्सचेंज. और उसके बाद वहीं अगर आप देखेंगे नॉर्थ नेटिव अमेरिकन जो पॉपुलेशन है, वो पूरी वाइप आउट हो गई. कोलेरा और स्मॉल पॉक्स, ये सब डिजीजेस के कारण वो अगेन यूरोप से आई. वो भी स्लॉटर हाउसेस के थ्रू ही शुरू हुई थी सारी की सारी. तो ऑर्गेनाइज स्लॉटर हाउसेस से हर साल कोई ना कोई नई बीमारी आती है. चाइना में अभी वुहान में जो वायरस है, तो एक अलग कैटेगरी है. इसके पहले एक आया था H1N1 फ्लू, कहीं ओबामा के टाइम में आया था H1N1 फ्लू, जिससे भी 4 लाख अमेरिकन की मृत्यु हुई. कोरोना वायरस में 2.5 लाख अमेरिकन की मृत्यु हुई है, वो भी बहुत ज्यादा है. लेकिन इसके जो पहले जो वायरस आया था उसमें से 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी. तो अगर आप मृत्यु के आंकड़े से देखें तो आप सही है, क्योंकि इसके पहले जो फ्लू है उसमें ज्यादा मृत्यु हुई है. और एक और स्टेटिस्टिक्स आता है जिसमें कि आपने एक अच्छा पॉइंट लिखा है कि हाउ मिडिल क्लास को ज्यादा अफेक्ट हुआ है. लेकिन अगर आप देखेंगे कि H1N1 फ्लू में जो है मिडिल क्लास वहां पर भी ज्यादा अफेक्ट हुआ था. Probably you are talking about the pandemic of 1918. नॉट 1918, ये अभी हुआ था, ओबामा के समय में हुआ था H1N1 फ्लू. ओबामा के समय में हुआ था, है ना.
लेकिन ये जो आपने दृष्टिकोण बोला है कि पूरे विश्व में इस तरह जो मीडिया इन लोगों ने फैलाया है, ये तो बिल्कुल मतलब ये अगर हम लोग हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये पहली बार हम सब लोग इतना एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि किस तरह गवर्नमेंट पूरा का पूरा कंट्री को लॉकडाउन कर सकता है, वो भी अमेरिका जैसा कंट्री। जैसे अभी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे कंप्लीट स्टेट लॉकडाउन है। हम लोग बाहर दुकानें सारी बंद हैं, रेस्टोरेंट सारे बंद हैं, और स्मॉल बिजनेसेस में भी लोगों को बोला है घर पे ही रहे। तो तो आपका एनालिसिस इज वेरी गुड। अभी देखिए, अभी आप ये देख रहे हो कि मेरा सर घुटा हुआ है, मेरी मूंछ मुड़ी हुई है। आई लॉस्ट माई मदर फ्यू डेज बैक। तो हमारे यहाँ तेरही का कार्यक्रम होता है। आई वेंट टू माई विलेज। फिर हमने बोला कि उसी समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड ओनली 100 पीपल टू कलेक्ट। तो फिर हमने वहां पे बोला कि ये तो 100 लोगों का मसला है। बोला, घर वालों ने बोला कि इट कैन नॉट हैपन, वी मस्ट अरेंज द food and all things for at least 1,000 people. So there was gathering of 1,000 people, but none was afraid about the corona. None was afraid about the corona. None was wearing the this mask and everything. And if we can continue this discussion on this line and start talking about the history of India, that will be very good. Because this has happened is the all, as you already told, कि जो भी एपिडेमिक्स आई हैं वो आई हैं यूरोप से। हेलो हेलो, आई एम लिसनिंग, प्लीज कंटिन्यू। plague came with the British and the French, and similarly what happened, if you know the economic history of India, you must be knowing it. India was a producer of 33% of GDP of the world till 1500, before the Akbar came in power. अब जो हिस्टोरियंस वो कहते हैं कि अकबर का जो समय काल था वो गोल्डन पीरियड था, या मुगल का जो समय काल था वो गोल्डन पीरियड था। बट यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट GDP decreased in next 250 years to 24%. And when British came, India was the producer of 24% GDP of the world. And at that time, UK and America both were merely producer of 2% GDP of the world. That was this kind of a mismatch in the international scenario. But in next 150 years of the regime of 150 probably or more, no, 190, 1757 and 190 years of the regime of the British, India became merely producer of 2% of GDP of the world. A huge number of the people were de-employed. As we know of today, that COVID has created a lot of unemployment around the world. Similarly, when the British killed हमारी जितनी भी सिल्क थी, जितने मर्केंडाइज थी, जितनी भी चीजें थी जो हम प्रोड्यूस करते थे, they destroyed all the system and we became merely producer of only 2% in 1900. This is not my statement. This is the statement of the several people. If you have heard the name of Angus Madison and Paul Barroch, सुना है? हाँ, Paul Barroch in the last century, in the last decade of the last century, उसने बताया, ये बात बताई कि भारत
या विश्व की जो सिस्टम था उसमें बताया उसने कि जो भारत जो है इतने परसेंट का जीडीपी का प्रोड्यूसर था बिफोर द ब्रिटिश केम हियर, एंड व्हेन दे लेफ्ट इट वाज वेरी पुअर नेशन बिकॉज दे डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। एंड टू इस चीज पर जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे उनको भरोसा नहीं हुआ, तो उन्होंने ओएसीडी एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ द नेशन है, उसको उन्होंने एक फंड किया एंगस मैटसन नाम के इकोनॉमिक हिस्टोरियन को। तो एंगस मैटसन ने एक बुक निकाली दैट इज अवेलेबल ऑन गूगल, आप उसको निकाल सकते हो, कि द वर्ल्ड इकोनॉमी बात वाला नाम भूल रहा हूँ, वो भी उसी निर्णय में पहुंचा जो पाल बैरोस पहुंचा, जिस पर पहुंचा था। अब हमारी हिस्ट्री में कभी इसकी बात नहीं होती है। हैव यू हर्ड एनीबॉडी टॉकिंग अबाउट इट एंड इट्स implications? अभी तो बहुत सारे लोग कोट करना चालू कर दिया। मैंने 4-5 बार एंगस मैडिसन को भी लिखा है, बार-बार पॉल बरोच को भी लिखा है। अब शुरू कर दिया। what was its social implication in our society? अभी इस पर कोई नहीं बोल रहा है। मैंने इस पर सोशल मीडिया में, फेसबुक में 6 साल से मैं लिख रहा हूँ कि what was its social implication? Whole world revolves around the economy. आप जानते हैं, Correct. हमारे यहाँ कहा गया कि जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। Earth was so important for us. We were never paupers. We were rich people. Even today, ब्रिटिश की महारानी, भाई कोई चोर होता है तो अपनी चोरी को छुपा के रखता है। ब्रिटिश की महारानी चोरी किए गए हीरे को अपने क्राउन में लगा के रखती है। And these kind of the people made opinion of the world about India. All the confusion about the Indian history and Indian society was propagated by the propagandist, hardcore criminal Christians of Europe. Correct. Right. That's right. And they are fanatic. Most of them, right from William Jones to Max Muller. Right. एक्चुअली आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है कि जैसे अभी जो ब्रिटेन की रानी है, चोरी का हीरा लगा के दिखाती है कि क्राउन ज्वेल है, उनका क्राउन ज्वेल है, तो क्राउन ज्वेल ही चोरी का हो गया। लेकिन अभी भी भारतीयों की मानसिकता ऐसी बदली है, मैक्स मुलर ने और मैकॉले ने, कि सभी लोग अगर छुट्टी मनाने जाते हैं तो जाते हैं ब्रिटेन। और एक बहुत ही फेमस संत हैं प्रभुपाद, इस्कॉन के फाउंडर थे, उन्होंने बोला कि जब वो लंदन में गए, उन्होंने थेम्स रिवर को देखा, उनको लगा कि एक नाला है, ये छोटा सा नाला। तो उन्होंने पूछा, अपने डिसाइपल से पूछा कि ये नाला है कि नदी है? तो उन्होंने बोला ये नदी है यहाँ की, क्योंकि भारत में थेम्स रिवर को ऐसा दिखाया गया है पुस्तकों में, बड़ी चौड़ी सी नदी है, किलोमीटर्स तक दूर से दिखता है, दूसरा कोना दिखाई नहीं देता है। जब कोई भी लंदन में जाएगा तो वो शॉक हो जाएगा, उसको लगेगा कि कोई भारत का बड़ा सा नाला दिख रहा है वो, और उसमें पानी बहता नहीं है, क्योंकि वो लोग पानी को रोक के रखते हैं। तो ऐसा लगता है कि नदी हमेशा भरी हुई है, बल्कि ऐसा है नहीं वो। तो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा में हर चीज को बड़ा करके दिखाया गया। जैसे कि जब मैं पहली बार मैं लंदन गया था काफी वर्ष पहले, तो वहां का मैंने टावर ऑफ लंदन में मैं गया, द टावर लंदन में, वहां पे हर जगह कब्र है, यहाँ से इसने सुसाइड किया है, उसने उधर सुसाइड किया है, ये इधर किया है, इसके आप कुर्सी पे बैठेंगे पता लगा उसके नीचे किसी की लाश दबी हुई है। तो इट्स ए क्रिमिनल प्लेस, इट्स अ प्लेस ऑफ टॉर्चर, लेकिन इट इज द लैंडमार्क ऑफ लंदन। लंदन का नाम ही, टावर ऑफ लंदन का नाम ही इट्स ए लैंडमार्क। तो इट्स ए वेरी, सोसाइटी के नाम, हाँ, मतलब इट्स ए वेरी बारबैरिक हिस्ट्री, मतलब बर्बरता से भरपूर है पूरी हिस्ट्री। और अगर ये बोला जाए कि उन लोगों ने भारत को सभ्यता सिखाई, तो ये तो अतिशयोक्ति होगी, बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति, और क्रिमिनल माइंड की हो गई। तो if you remember the word of Macaulay, we want to, what he said in 1936 probably, we want to create a group of people about the education who should be Indian in color but
English in thought, character, and whatever, 4 5 words. They planned it very well and they executed it. It's a very amazing thing. They planned it very well because if you read the Charter of East India 1813, उसमें ये बात लिखी गई है कि भारत को शिक्षा देना है, जबकि उस समय इंग्लैंड में खुद भी शिक्षा थी नहीं. You will be amazed to know that they stole your education system, which is, if you Google, you will find it in the name of Madras Education System. Or one more thing, Madras Education System. Madras Presidency. No sir, Madras Education System. और एक और उसका नाम है, मैं उसको भूल गया हूँ दूसरा नाम. इस चीज को वो हमारे यहाँ से चुरा के ले गए और उन्होंने पूरी दुनिया में शिक्षा फैलाई इन द डिफरेंट नेम. उसका दूसरा नाम है एंड्रू वेल लंकास्टर एजुकेशन सिस्टम. एक अलग धारणा, मतलब ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा ये है कि they stole your money, they destroyed your nation, they stole your even education system, and even today they are stealing it. They are doing the phonetic way of education. So कि जिससे कि सी को सी ना बोल के कुछ और बोला जाए, क बोला जाए, ऐसा कुछ चल रहा है. One of my friends who was the doctor in UK, he came back in India settled. He told me that they are teaching the phonetic way of education. And सबसे बड़ी बात है कि I want to tell you, the people who talk about the India versus West, they don't know that our so-called religious textbooks are the manual of mind. I am a medical doctor and I want to tell you that I write several times, I have written on my Facebook that medical science does not know mind. Can you believe it? अगर उनको किसी को पूछेंगे मन किधर है, तो कोई भी बता नहीं पाएगा. तो आप उनको पूछ सकते हैं माइंडलेस है, तो माइंडलेस है, ऐसा पूछ सकते हैं उनको. No, it is very strange that I have at least 1,000 doctor friends on my wall. And even psychiatrists, neurologists, and so on and so. But they never come and challenge me that I am speaking something very odd or weird. I tell them that the Bhagavad Gita, Patanjali Yoga Sutra, these are not religious textbooks. These are not political manifesto. Religious textbooks means political manifesto. Correct. Like Bible and Quran. Our textbooks are the manual of mind. But they have been written in a coded language. Yes. For that, you need a Sadguru who knows it and understands, जो इसको समझता है और जो इसको अनुभव करता है. Across the globe, even America, if you go and search, you will find the younger people are doing suicide. Psychological problem in the American population is at peak. Why? There are at least 5 or 6 branches of the medical science which read mind. Neurosurgery, neurology, psychiatry, psychology, and एक और नई ब्रांच है साइको इम्यूनोलॉजी. ये PhD वाली है, मतलब उससे सुपर डिग्री है. But all people combined don't know anything about mind. I challenge. So अगर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आपने कोट किया. अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आयुर्वेदा के जितने भी क्योर हैं पैंडेमिक के, उनको रिजेक्ट कर दिया एक तरीके से. Was there a strategy or what was the point there? Basically, I don't know what you are talking about. I am not, मतलब मैं इस चीज से अवेयर नहीं हूँ आप क्या बोल रहे हो. फिर भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ. If you want to know the scam of the medical science,
You just read the Flexner report of 1904 or something. अमेरिका में ही शुरू हुआ था ये फ्लेक्सर रिपोर्ट. फ्यू उस समय के जो प्रोमिनेंट 3-4 जो वो थे पैसे वाले लोग थे, उन्होंने इसको शुरू किया था और इसको लागू करवाया था थ्रू द मीडिया, यूजिंग द मीडिया पावर. फ्लेक्सनर रिपोर्ट. और जो जिसने उस रिपोर्ट को लागू किया था उसका नाम था डॉक्टर फ्लेक्सनर, बट ही वाज नॉट ए मेडिकल डॉक्टर, ही वाज अ साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी, पीएचडी डॉक्टर. और उसने एक रिपोर्ट तैयार की कि कौन सी साइंस परसू की जानी चाहिए, कौन सी साइंस नहीं परसू की जानी चाहिए, कौन सी क्वैकरी है, कौन सी क्वैकरी नहीं है. तो उसमें जो 3 या 4 जो थे लोग थे इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके द्वारा जहां पर उनका दखल था, जो उनके कॉलेजेस थे, मेडिकल कॉलेज उस समय के चलने वाले, उसको उसने बताया कि ये साइंटिफिक है. और बाकी जो ट्रेडिशनल जो मेडिसिन के स्कूल थे, उसने कहा कि इनसाइंटिफिक है. दिस इज गोइंग ऑन सिंस देन. That's how the pharma industry became most powerful, one of the most powerful industries of the world. So even Indian doctors, they don't know the history of this. So they are themselves enslaved. They are not culprit. So ये जो आपने you said is very important good thing about the mental slavery, वो अभी भी चल रही है. जैसे अमेरिका में हम लोग जोक बनाते हैं, कोकोनट बाहर से ब्राउन अंदर से वाइट, तो सोचने का तरीका वही मैक्स म्यूलर वाला चल रहा है. और एंड यू आल्सो सेड ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी भी पूरे विश्व में, अभी सिर्फ भारत ही नहीं, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरे विश्व में मेंटल डिजीज इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट डिजीज नाउ. डिप्रेशन और hopelessness. They need Indian knowledge. They need Indian knowledge to make them normal. और एक बात, जैसे आपने रिसर्च किया इस पे कि माइंड, बुक ऑफ माइंड, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे. वो एक्चुअली सत्य भी है, बिकॉज मन का अगर इम्बैलेंस होगा तो लोग ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, या वीकनेस रहेगा कहीं पर भी. तो लेकिन अगर आप देखें भारत में, भारत के, क्योंकि अमेरिकन प्रोफेसर को बोलते हैं, जैसे अभी आप ब्रिटिश को बात करेंगे, अमेरिकन प्रोफेसर को बात करेंगे, तो सीधा बोलते हैं कि हम लोगों ने आपके ऊपर राज किया, लेकिन आप 70 वर्ष से इंडिपेंडेंट भी है, आपने चेंज क्यों नहीं किया? व्हाई डिडंट यू चेंज? और उसमें उनका स्ट्रेटेजी भी है, क्योंकि वो चेंज होने नहीं देना चाहते अपनी तरफ से. उन्होंने सारा अपने सिस्टम्स को इम्पोज किया हुआ है. अगर भारत में कुछ चेंज करेंगे तो भारत की सेल्स अफेक्ट हो जाएगी, इकोनॉमी अफेक्ट हो जाएगी. तो दे आर एक्चुअली सेइंग, चैलेंजिंग यू कि चेंज माय सिस्टम फर्स्ट. तो आई थिंक अभी का समय तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, भारत के, बिकॉज इकोनॉमी. हम इस पर चर्चा करेंगे इसके बाद, इसको ध्यान में रखिएगा कि व्हाई द इंडियन कांट चेंज देयर ओन सिस्टम. मैं इसके पहले मैं फिर वही कोविड पे आना चाहता हूँ कि जब व्हाट हैपेंड इन इंडिया, व्हाई द इंडिया वाज brutalized and it was painted as a brutal civilization. How this happened? अगर आप इकोनॉमिक हिस्ट्री को लोगे और आपके पास कुछ ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक उस समय की होंगी, जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे पास 1807 में फ्रांसिस हैमिल्टन बुचनर ने जो भारत में लिखा था, और उसके बाद जो 2017 में इन्होंने लिखा है, शशि थरूर ने लिखा है, एरा ऑफ डार्कनेस, वहां से यहां तक कि मेरे पास किताबें हैं, मैंने पढ़ी. व्हाट हैपेंड, अभी आप देखो पूरी दुनिया के पास सिर्फ 2 ही फार्मूले हैं एक कम्युनिकेबल डिजीज से, ये पैंडेमिक से निपटने के लिए. क्या? कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड हाइजीन. राइट? इसके अतिरिक्त कुछ है क्या? ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं है ना. एंड इट इज बीइंग प्रोपोगेटेड अक्रॉस द ग्लोब. देन आई वांट टू टेल यू दैट आफ्टर 1850 your GDP declined to 8%. Do you know? It was 24% in 1750. It came down to 20% in 1800, and it came down to 8% in 1850.
till then there was no epidemic, there was no famine in India. After 1850, when our GDP declined so much, इतना गिर गई, तो 1800 से 1900 के बीच में आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ पर 2 से 3 करोड़ लोग संक्रामक बीमारियों से और भूखमरी से मर गए। ऐसे में सोसाइटी ने एक मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय होता है, तो सोसाइटी ने हिंदू धर्म के पुराने परंपरा को अपनाया। शौच धर्म के 10 लक्षणों में से एक है जो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति बताती। शौच मीन्स सैनिटेशन, हाइजीन एंड सैनिटेशन। उसने हाइजीन और सैनिटेशन को अपनाया, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया, जिसका नामकरण किया गया टचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी। This word was coined by the British people who were the plunderers, buccaneers and pirates, and they were also our guide and philosopher. उन्होंने अनटचेबिलिटी को हिंदू धर्म से जोड़ा था, बट आई वांट टू टेल यू, when you go and see any Sanskrit text, आप अछूत शब्द को खोज भी नहीं पाएंगे। नहीं, अछूत शब्द अनटचेबिलिटी की हिंदी बाजी है। I have coined this word हिंदी बाजी। मतलब जो कल्चर आपके यहाँ नहीं है वो किसी ने बता दिया तो अपने अंदर खोजना। They coined 2 terms, touchable and untouchable. Touchable means सछूत and untouchable means अछूत, right? These words are not found in any Sanskrit text. So this was late happening of India, and if you remember correctly, 1918 में स्वाइन फ्लू आया था across the globe, 5 करोड़ लोग मर रहे थे। भारत की उस समय पॉपुलेशन रही होगी हमारे ख्याल से 30 करोड़ के आसपास, जिसमें 12.5 करोड़ लोग इस डिजीज से अफेक्ट हुए थे और 1 करोड़ 25 लाख लोगों की मृत्यु हुई। ऐसे में जो वैज्ञानिक का तरीका बताया जा रहा आज आपको कि सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन मेन चीज है जिससे आप इस बीमारी से लड़ सकते हो, जब हमारी सोसाइटी ने उसको अपनाया तो दैट वाज मार्केटेड, दैट वाज पॉलिटिसाइज्ड, दैट वाज इवन लीगलाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आई एम चैलेंजिंग एनी स्कॉलर टू डिस्कस दिस इशू विद मी। Now we can talk on the subject what you were telling, that why our people are not able to change the things. उस पे हम लोग I think this question should go to Subramanian Swami. He is a better speaker about this thing. I can tell, but he is the master about it. नहीं, उनको बुलाएंगे इस टॉपिक पे अलग से। लेकिन आज बहुत अच्छा हमारा डिस्कशन हुआ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और अगले सेशन में मैं आपसे इस बारे में अलग बात करूंगा। और व्यूअर्स जो भी आपने देखा है वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए उस पे और क्वेश्चन पूछिए। तो मैं डॉक्टर त्रिभुवन सिंह, I want my viewers to be very critical about my statements. Yes, I will love it. तो उनको पूछिए। और 2 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था द स्मॉल ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, द स्मॉल ब्रिटेन। तो लेकिन अभी हमको हर तरह का जो प्रोपेगेंडा है, छूत अछूत, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जितने भी वेस्टर्न और मिडिल ईस्टर्न जो भारत के और हिंदुओं, ये सब रिलीजियस माइंड्स हैं, ये सिर्फ हिंदुओं के वैदिक के अगेंस्ट काम करने वाले लोग हैं। तो उन लोगों का जो प्रोपेगेंडा है उसको, मिथोलॉजी को हम लोगों को भंग करना पड़ेगा साथ में मिलके। तो टिल देन डॉक्टर त्रिभुवन सिंह, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। I would like that you should create awareness, sensitivity, sensitization of the people about the Varna and caste. I will like to talk in English only for the foreign audience. Yes. Because even today in the Oxford University and अमेरिका की ढेर सारी यूनिवर्सिटीज में ये एवरी डे एक ऐसा जो है प्रोपेगेंडा लिटरेचर तैयार हो रहा है। Even today. I know they call it atrocity literature.
अभी भी चल रहा है, ये बिल्कुल चल रहा है ये। और जैसे क्रिएटिंग इट। हाँ, कंटिन्यूसली चल रहा है ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, और इसके पीछे पूरा क्रिश्चियन और इस्लामिक स्ट्रेटेजी होता है कि Yeah, दूसरे को definitely. नीचे But दिखाओ। we should also tell to our foreign audience who love India that the things are different. क्योंकि आपका माइंड सेट बनता कहाँ से? योर माइंड सेट डेवलप्स, जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो वहीं से आपका माइंड सेट बनता है। अगर करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है तो आपका गलत माइंड सेट बनेगा, अगर करेक्ट इंफॉर्मेशन गई तो आपका सही माइंड सेट बनेगा। सो वी विल talk next time on the mindset about the Varna and caste. करेक्ट, विल डू दैट। तो थैंक यू, And ask some expert to interact. That will be better. थैंक यू डॉक्टर सिंह ज्वाइन करने के लिए आज, और थैंक यू फॉर टाइम। हम लोग इस पर अलग सेशंस करेंगे जो डॉक्टर साहब ने बात किया है। एंड द व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नमस्कार। नमस्कार।